नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए ने एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की है, जिसके मुताबिक भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। यानी अगले 2 दशक तक ऊर्जा की मांग में होने वाली बढ़ोतरी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की होने वाली है। और इसकी एक बड़ी वजह भारत में होने वाले औद्योगिकीकरण को बताया जाता है। इस समय चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है। 2019 से 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में बढ़ोतरी का लगभग 1/4 हिस्सा भारत से आएगा, जो किसी भी दूसरे देश के मुकाबले अधिक है। तो आज बात इसी रिपोर्ट की और समझेंगे कि रिपोर्ट क्या इशारा कर रही है और भारत की जरूरतों के लिहाज से क्या सामने का रोड मैप होगा और क्या बेहतर विकल्प हैं। और अगर हम एनर्जी कंजम्पशन को इस नज़रिए से देखें तो फिर क्या भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ और जो रफ्तार है वो किस तरीके से इसके साथ खड़ी होगी और कहां पर जाकर पहुंचेगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अजय शंकर जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। शुभमन भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर द बिजनेस स्टैंडर्ड से, आपका स्वागत है। और प्राची गुप्ता हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट हैं, नीति आयोग में एनर्जी सेक्टर को देखती हैं। प्राची, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अजय सर आपसे करना चाहूँगा कि अगर हम इस रिपोर्ट को देखें सबसे पहले, और अभी जो मौजूदा हालात हैं 2021 में, लेकिन 2030 तक कहा जा रहा है कि तीसरा सबसे बड़ा जो कंजम्पशन होगा वर्ल्ड वाइड वो इंडिया में होगा। इसे कैसे देखें? और आमतौर पर कहा जाता है कि एनर्जी कंजम्पशन के साथ जोड़कर देखा जाता है ग्रोथ को, जीडीपी को। तो इस रिपोर्ट को देखने का एक ढंग या एक पहलू ये है कि ये रिपोर्ट सारे विश्व के लिए बनाई जाती है कि वो भारत में क्या हुआ है और क्या होने वाला है उसको बेहतर समझ सके। दूसरी बात ये है जो कि बहुत स्पष्ट है इस रिपोर्ट में कि भारत इतना बड़ा देश है और हमारी आबादी कुछ दिनों में चीन से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए विश्व में हमारे यहाँ जो भी होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी आबादी यूरोपियन यूनियन की चौगुनी है, यूनाइटेड स्टेट्स की चौगुनी है। तो जैसे जैसे प्रति व्यक्ति इनकम, प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग बढ़ेगा तो विश्व में हमारा महत्व बढ़ता जाएगा। तो इस रिपोर्ट को उस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। और अगर एक दूसरे ढंग से देखें तो औद्योगिक क्रांति के पहले हमारी आबादी और विश्व के उत्पादन का हमारा हिस्सा करीब 25% हमारा भी होता था और चीन का भी होता था। आज चीन हमसे बहुत आगे निकल गया है, इसलिए 2030 के बाद भी चीन और अमेरिका हमसे आगे रहेंगे, लेकिन एक समय आएगा जब हम उनके बराबर हो जाएंगे और उनके आगे भी जाएंगे। तो हमें इस रिपोर्ट को उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट में जो एक बात है जिस पर कि कम ध्यान लोगों का जा रहा है वो ये है कि इस रिपोर्ट ने सराहना की है कि जो हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं कुछ वर्षों में, तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने बिजली हर घर में पहुंचा दी है। मुझे याद है कि इनकी रिपोर्ट जब 2001-2 में मैं देख रहा था तो ये मानते थे कि 2040 या 50 तक के दशक में हम बिजली हर घर में पहुंचा पाएंगे। तो एक ये बड़ी उपलब्धि है जिसकी इन्होंने सराहना की है। दूसरी उपलब्धि की इन्होंने सराहना की है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी या उसमें हमने जो सफलता प्राप्त की है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और जो भी हमने पेरिस एग्रीमेंट में वादे किए थे उसके हम कहीं आगे जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो चुनौतियां हमारे यहाँ हैं वो एक ये है कि अभी भी खाना बनाने के लिए क्लीन एनर्जी का भी उपयोग नहीं हो रहा है पूरी तरह से। इनकी रिपोर्ट के आंकड़े 1-2 साल पुराने हैं। तो अब जो कि हर घर में एलपीजी सिलेंडर वगैरह जा रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारा क्षेत्र है इसमें एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा और घर घर में एक क्लीन एनर्जी का उपयोग होगा, चाहे वो गैस से हो चाहे वो बिजली से हो, खाना उस ढंग से बनेगा। और एक और चुनौती का इन्होंने जिक्र किया है वो ये है कि हमारी वितरण की जो कंपनियां हैं बिजली की
उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो एक चुनौती बन सकती है जैसे हम आगे जाएंगे। फिर अगला जो इन्होंने संकेत दिया इस रिपोर्ट में वो ये है कि जो आज हमारी नीतियां हैं वो हमें कहाँ ले जाएंगी, अगर हम नीतियों में थोड़ा परिवर्तन ले आए तो कहाँ जाएंगे, और विश्व के लिए हम जो फैसले करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इतने बड़े हैं। तो अगर जो इसके पीछे सोच है अगर उसको मैं स्पष्ट ढंग से कह दूं तो वो ये है कि जो विकसित राष्ट्र हैं और अब यूएस में जो बाइडेन भी आ गए हैं, तो उन लोगों की कोशिश ये है कि बिजली जो है वो बिना फॉसिल फ्यूल्स के उसका उत्पादन जल्दी से जल्दी हो, तो 100% बिजली बगैर कोयले और गैस के आए। और दूसरा उनका उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी उनकी अर्थव्यवस्था नेट कार्बन न्यूट्रल हो। तो विश्व के हित में है कि हम भी उसी दिशा में जल्दी से जल्दी प्रगति करें। तो वो एक पीछे सोच है रिपोर्ट के, तो वो भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि हम लोगों को भी अब विचार और इस विषय पर शुरू करना चाहिए कि क्या हम ये कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। राइट सर, मैं एक एक करके जो आपने कहा मैं उस पर आऊंगा कि रोड मैप क्या है, पॉलिसी लेवल पर क्या देखता है। लेकिन शोभा, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम एनर्जी को देखते हैं और भारत में जिस तरीके से इम्पोर्ट रहा है एनर्जी का लेकर, जो बर्डन कहा जाता है फाइनेंस के नज़रिए से, और हमने जो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की इस सेक्टर को लेकर, वो फासला अगर इस रिपोर्ट के लिहाज से देखें जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनेंगे उस वक्त ये फासला कैसे हम कितना बड़ा होगा या उसको हम कितना कम कर पाएंगे, और ये चुनौती हमारे उस डेवलपमेंट गोल के साथ में कैसे खड़ी होती है? गोल ही नहीं, अभी हमारा साथ में जैसे ही हम एनर्जी क्षेत्र में बड़े से बड़े कदम रख रहे हैं, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी को छोड़कर बाकी सारी चीजों में हमें आयात करना जरूरी हो गया है। आयात हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन अभी तो गैस और तेल, जिसका हम एक समय में हम सोच रहे थे कि तेल का इंपोर्ट शायद थोड़ा बहुत कम हो, वो बदल कर हमारा इंपोर्ट ज्यादा बढ़ गया है आयात। और नेचुरल गैस साथ साथ में, क्योंकि हम नेचुरल गैस को हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत के एनर्जी इकोनॉमी में 6% से बढ़ाकर 15% तक ले जाए, तो उसकी आयात भी बढ़ जाएगी। और कोयला क्षेत्र तो है ही कि जहां पर, क्योंकि कोयला क्षेत्र में कुल मिलाकर बात ये बनता है कि आयात का जो आयाम है वो बहुत बड़ा भारत के लिए रहेगा। और ये कोई एक नया सिचुएशन नहीं है। बहुत सारे जो देश में डेवलप कंट्रीज बने हैं आज, उन सभी कंट्रीज में एनर्जी इंपोर्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो इसलिए भारत ये जो रास्ते पे चल रहा है, ये बहुत अजीबोगरीब रास्ता नहीं है। अजीबोगरीब ना होते हुए भारत एक नया उसमें कारगर सिद्ध हुआ है कि जितना आयात भारत को शायद दूसरे देशों की तुलना में करने की जरूरत पड़ती थी, वो नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपना बहुत सशक्त कदम रखा है। एनर्जी कविंद एक ऐसा चीज है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है, और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर से जिंदगी में जब लोग चलते हैं, अपने जिंदगी में काम करते हैं, तो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत कहाँ से, गाड़ियां चल रही है, बसें चल रही हैं, इसके बारे में लोगों को सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सोचने की जरूरत तभी होती है जब इनमें कटौती होती है, जब कहीं कोई तरह का अड़चन आते हैं। एनर्जी एक प्लम्बिंग है जो इकोनॉमी के नीचे बहता जाता है, और वही जब कंफर्टेबल रहता है तो तभी लोग उसको कंफर्ट मानते हैं। जब भी एनर्जी के बारे में सोचना होगा, तभी लोगों के लिए असंभव, तभी लोगों के लिए एक डिफिकल्टी, एक झमेला का सिचुएशन सामने आ जाता है। तो इस चीज को देखते हुए दुनिया के सारे बड़े देश ने जब अपने एनर्जी विप्लव लाए थे, तो सब ने अपने अपने सबसे आसान तरीके से एनर्जी कहां से ला सकते थे उसका इंतजाम किया था। ब्रिटेन ने कोयला का किया था, यूएसए ने ऑयल का किया था, इस तरह से चला था। रशिया ने गैस के ऊपर काफी ज्यादा अपना इंपॉर्टेंस रखा था। भारत एक वो देश निकल रहा है जो इस रिपोर्ट से सामने आ रहा है, जो न कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी के खपत वाला देश बन जाएगा, साथ ही एक
दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज भी अपने ऊपर ले लिया है। ये एक बहुत बड़ा एनर्जी सेक्टर में बदलाव जो किसी देश ने कोशिश नहीं किया है, वो इंडिया कोशिश कर रहा है इस दशक में। ओके। कि हमारे आयात तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके बहुत सारे पहलू में अभी भी बहुत सारे कम गैप्स हैं कि जब सन नहीं रहता है उस वक्त एनर्जी कहाँ से आएगा, इसको ग्रिड में किस तरह से मिलाया जाए, इसका प्राइसिंग क्या हो, इन सारे चीजों को के बावजूद भारत ने एक कठिन चैलेंज को अपने ऊपर लिया है। और ये ही है, और इसी वजह से ही ये जो इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 है, उसका डिस्कशन का ये काफी मेजर मुद्दा बनता है कि दोनों चीज एक साथ में चल रहा है कि देश नॉट ओनली आगे बढ़ रहा है एनर्जी की खपत में, साथ ही इतना बड़ा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए भी इस चुनौती को भी सामने स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये वाला चीज ठीक है जो आपने पॉइंट रेज किया, मैं इसको थोड़ा सा और अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखना चाहूँ, और प्राची पॉलिसी के लेवल पर अगर हम इस डिमांड को देखें जो कि 2014 तक, चाहे वो नेचुरल गैस की बात करें, वो करीब करीब 3 गुना डिमांड होती नज़र आएगी अगर इन आंकड़ों को देखें, चाहे हम कोयले की बात करें, उसकी डिमांड की बात करें, या फिर हम पावर सेक्टर की बात करें। हालांकि पावर में हमारे पास अभी भी जो प्रोडक्शन है वो हमारी डिमांड से कहीं ज़्यादा नज़र आता है। उस दिशा में वैकल्पिक जो सोर्सेज हैं वहाँ पर भी हमने अच्छा काम किया है। अगर हम एनर्जी के ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसके अलग अलग सब सेक्टर्स को देखें, तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कि सबसे क्रूशियल बात मुझे लगता है जो अजय सर ने कही थी कि वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ हमने बहुत टाइमली शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, वो रोड मैप क्या नज़र आता है पॉलिसी लेवल पर, और किस तरीके से अब तक हम उसको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर हम ऑल्टरनेटिव एनर्जीज की बात करते हैं, तो अगर हम सोर्स से जाएं, जैसे कोयला है, तेल है और नेचुरल गैस है, पहले अगर हम फॉसिल बेस्ड सोर्सेज, इन 3 सोर्सेज पर फोकस करें, तो अभी तक अगर हम सबसे पहले ऑयल को उठाते हैं, क्रूड ऑयल को, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं ताकि ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो और क्लीनर तरह से हम इसको प्रोड्यूस करें और यूज करें। जहां तक कोल की बात है, इंडिया का भी 72% पावर जनरेशन कोल से होता है। तो आगे अगर हम आगे की जाने की तरफ सोचें, जैसे ये आउटलुक है, 4 सिनारियोज इसने हमें बताए हैं। एक इंडिया विजन सिनारियो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिनारियो, एक स्टेटेड पॉलिसी सिनारियो और एक डिलेड रिकवरी सिनारियो कि अगर कोविड से डिलेड रिकवरी हो तो क्या सिनारियो होगा 2040 तक। तो अगर हम कोल की बात करें, जो जैसे मैं बोल रही थी 72% पावर जनरेशन कोल से होता है, तो अगर हम ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज की बात करें आगे जाते हुए पॉलिसी स्तर पर, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट देख रही है भारत के पास इतना कोल रिजर्व्स हैं, तो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए कोल को क्लीनर तरह से हम कैसे यूज कर सकते हैं, वेदर ये कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है या कोल टू केमिकल्स टेक्नोलॉजी है, और पावर सेक्टर में हम पर्टिकुलरली गैस बेस्ड पावर जनरेशन कैसे कर सकते हैं। अभी आज की डेट में जो गैस बेस्ड पावर जनरेशन है वो बहुत ही लो है, बिकॉज डोमेस्टिक गैस का सप्लाई नहीं है और इम्पोर्टेड एलएनजी बहुत महंगा है। तो पावर सेक्टर में बेसिकली सरकार देख रही है कि एक तो गैस बेस्ड इकोनॉमी हम कैसे बने, और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम कैसे पावर जनरेट करें। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का चैलेंज वेरिएबिलिटी है, सोलर विंड सारा टाइम अवेलेबल नहीं रहता, तो उसके लिए बैटरीज, लार्ज स्केल बैटरीज कुड बी एक सोल्यूशन हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन एक सोल्यूशन हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज दे। तो पॉलिसी लेवल पर सरकार ये देख रही है कि अगर हमको नॉन फॉसिल बेस्ड सोर्सेज की तरफ बढ़ना है तो हमें कैसे उसको ग्रिड में लेकर आना है, क्या क्या पॉलिसी मेजर्स चाहिए। अभी जैसे बजट में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स के लिए एक स्पेशल रिफॉर्म पॉलिसी बनाने का प्रपोजल है। तो पावर सेक्टर में बेसिकली ये है। और अगर हम उसके अलावा नॉन फॉसिल्स देखें, रिन्यूएबल सेक्टर, और एंड यूज की तरफ देखें, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो कि मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। 45% हमारा एनर्जी इंडस्ट्रीज में जाता है, फिर 28% के अप्रॉक्सीमेटली 20-28% के बीच में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जाता है। तो अगर हम इन कंजम्पशन सेक्टर्स को देखें, जो कि सबसे बड़े कंजम्पशन सेक्टर्स हैं, तो इंडस्ट्री लेवल पर जो सरकार का सबसे बड़ा फोकस है वो है एनर्जी एफिशिएंसी कैसे लेकर आना, फ्यूल स्विच कैसे करना, कोल से गैस की तरफ, या इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कैसे लेके आना इंडस्ट्री में। और ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। तो गवर्नमेंट आत्मनिर्भरता की तरफ प्लस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, ताकि हम
इंडिजिनसली अपनी एंड यूजर डिमांड को मीट करें, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स होने वाली है 2030 तक। लेकिन प्राची, जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं और जब हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं और जो मैं कहूँ कि वैकल्पिक सोर्स हैं इस वक्त एनर्जी के, चाहे वो कोल को लेकर बात करें या गैस या फिर मैं सोलर की आप बात कर रही थी, वहाँ पर जो अब तक सरकार ने निवेश किया है या सरकार ने मैं कहूँ कि जो अब तक पॉलिसी लेवल पर निवेश किया है, उसके नतीजे क्या उस रफ्तार के साथ खड़े होते हैं, मैच होते हैं, जब हम ये कहें कि 2030 के करीब पहुंचते पहुंचते जो हम रिजल्ट चाहते हैं और जो शेयर चाहते हैं इस वैकल्पिक ऊर्जा के जरिए, वो हम अचीव कर पाएंगे, या यहाँ पर भी कुछ हर्डल्स भी हैं? बेसिकली जो अभी तक सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स रखे हैं, जैसे सोलर सेक्टर में 450 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, 15% गैस बेस्ड इकोनॉमी है 2030 तक, कोल इंपोर्ट्स कम करने हैं, ऑयल इंपोर्ट्स कम करने हैं। तो जो सरकार ने टारगेट्स रखे हैं, बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं, एंड बल्कि जो पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हम कैसे इसको मीट करते हैं इन टारगेट्स को। और पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को भी, एनडीसी टारगेट्स को भी हम एकदम ट्रैक पर हैं। इनफैक्ट कुछ टारगेट्स में हम ओवर अचीव भी कर सकते हैं, इंस्टॉल कैपेसिटी की बात हो, रिन्यूएबल्स की, या फिर एमिशंस रिडक्शन की बात हो। तो 2030 तक जो ऑलरेडी सरकार मेजर्स ले चुकी है, हम उसके रिजल्ट्स अभी भी देख रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास 90 गीगावाट सोलर की इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो कि 151% इंक्रीज 2014 से है हमारे पास सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी का। और आगे जाने के लिए भी गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम रखी है टू मैन्युफैक्चर सोलर PV सेल्स इन इंडिया। तो जो सरकार कदम उठा रही है, उसके रिजल्ट 2030 तक हमको डेफिनेटली दिखेंगे, क्योंकि आज भी हमको वो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। इन्वेस्टर्स इंडिया में आना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो मैं बोलना चाहूंगी कुछ हर्डल्स भी हैं, डेफिनेटली हैं। मतलब रिन्यूएबल्स में फॉर एग्जांपल सोलर का हमको 80% पैनल्स अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। फिर कोयले में भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो डोमेस्टिक कोल की क्वालिटी है वो एश बेस्ड कोल है इंडिया के पास। और नेचुरल गैस भी डोमेस्टिकली इंडिया में नहीं है, लेकिन हमारे कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि सरकार अभी ले रही है। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, जो डोमेस्टिकली हम गैस बनाते हैं इंडिया में, उसका प्राइस बहुत ही कम है, $1.7 पर MMBTU, जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस के कंपैरिजन में बहुत लो है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस का अपटेक नहीं हो रहा है। तो ऐसे अगर सेक्टर वाइज देखें, हमारे पास बहुत चैलेंजेस हैं। बायो एनर्जी के सेक्टर में भी, जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस है, अभी 5000 CBG प्लांट्स लगाने का गवर्नमेंट का टारगेट है, तो उसमें एक एश्योर्ड ऑफटेक होना चाहिए। तो सरकार धीरे धीरे इन रोड ब्लॉक्स को एड्रेस कर रही है एंड सूटेबल पॉलिसी मेजर्स भी लेकर आ रही है। अजय सर, क्योंकि जब हम 2040 तक की जो इनिशियली जो ऊर्जा की खपत है उसके आंकड़े को देखते हैं और जो इस वक्त मौजूदा नंबर्स हैं, अगर हम उनको अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे ही, जाहिर है कि ये ज़रूरत है और इससे हम हट नहीं सकते, लेकिन वैकल्पिक सोर्सेज की तरफ बढ़ने की कवायद अब तक कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज लगती हैं? और दूसरा ये कि क्या हम वैकल्पिक ऊर्जा पर उतना भरोसा कर सकते हैं, या जैसे कि शुभमा ने कहा कि हर देश के लिए ज़रूरी है कि वो इन सोर्सेज के साथ, चाहे उसकी इंपोर्ट नंबर्स बढ़ रहे हों, लेकिन उसकी तरफ जाना होगा और GDP के साथ जो डेवलपमेंट है वो उसको मैच करेगा। एक बहुत बड़े गुणात्मक परिवर्तन का एक अवसर है, और उस अवसर की जो पहले कदम है वो ले लिए गए हैं। तो अगर हम बजट में देखें तो परफॉर्मेंस बेस्ड लिंक्ड इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोलर पैनल्स के लिए भी है और बैटरीज के लिए भी है। तो सोलर में अभी तो मॉड्यूल के लिए है, तो सोलर पूरे पैनल के लिए हम इसको ले आ सकते हैं अगले 2 साल में, कि पूरा सोलर पैनल देश में बने और हम इंपोर्ट ना करें। वैसे ही बैटरी में जो शुरुआत हुई है वो भी हम कर सकते हैं 1-2-3 साल में, कि पूरी बैटरी भारतवर्ष में बने। अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है कोयले की या गैस की या तेल की, वो बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर हम पूरी बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से लें और उस एनर्जी के लिए जो आवश्यकता है सोलर पैनल्स वगैरह की, वो सारा हमारे देश में बने, बैटरी हमारे देश में बने, तो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। तो हम वो स्टेज को स्किप कर सकते हैं,
जबकि हमें और कोयला, तेल और गैस चाहिए। वैसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो अब बिजली में बहुत जल्दी परिवर्तन हो सकता है। हमारे यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 2030 तक बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स छा जाएंगी। तो अगर वो छा गई तो तेल और डीजल की मांग जो है अपने आप कम होगी, बिजली की मांग बढ़ेगी और बिजली पूरी तरह से रिन्यूएबल सोर्सेज से आ सकती है। तो इसलिए भारत के लिए एक आज संभावना है, जैसे कि टेलीकॉम क्षेत्र में हुआ, कि हम लीप फ्रॉग करके विकसित देश या जो सबसे आगे देश हैं उनके बराबर में जल्दी से जल्दी आ जाए, कि हम एक कार्बन फ्री, नेट कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी की स्थिति हम उनके साथ साथ प्राप्त कर लें। अब मेरा तो मानना है कि 2047 तक हम कर सकते हैं, ये क्षमता है हमारे पास। कि वो लोग कहते हैं 2050 तक नेट कार्बन न्यूट्रल होंगे, हम 2047 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के कदम हमने अच्छे लिए हैं। और दूसरा ये फायदा होता है कि जब आप लीप फ्रॉग करते हैं तो आपके वैसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं है जिसकी आपको चिंता हो कि इनका क्या होगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स अभी नए कोल फायर्ड स्टेशंस में नहीं होंगे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उतना नहीं होगा, तो परिवर्तन जल्दी हो सकता है। तो मेरा मानना है कि ये रिपोर्ट भी संकेत कर रही है और सरकार ने ऐसे कदम लिए हैं जिससे कि नई संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं, इसमें कि बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हम इस दशक में और अगले दशक में ले। मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत आगे हो जाएंगे और इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी फॉसिल फ्यूल्स पर कम होगी, जैसे हम फॉसिल फ्यूल से अपनी इकोनॉमी को मुक्त करेंगे। तो मुझे तो अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। यस सर, जो इस रिपोर्ट में एक और चीज़ का जिक्र मैं थोड़ा सा चाहूँगा, वर्ल्ड वाइड जो इसका इशारा किया गया, R&D को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की बात है, और भारत जैसे देशों के लिए ये कितना क्रूशियल है इस वक्त में, और कितनी सहूलियत अगर हम देखें और उस तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं। तो उसमें भी आप देखें तो अभी एक हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है और इस साल बजट में भी एक 40,000 करोड़ का एक रिसर्च फंड की बात की गई है। तो हमारे लिए ये संभव है कि जिस टेक्नोलॉजी में अभी चुनौती है वहाँ हम थोड़ा पैसा लगाएं और जो हमारे युवाओं में जो प्रतिभा है उसको अवसर दें, तो हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी में भी विश्व के फ्रंटियर में अगले 5-10 साल में नीश एरियाज में पहुंचने लगे। जैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी है तो उसमें स्टोरेज की बड़ी चुनौती है कि वो अभी बहुत महंगा है। तो वो महंगा है तो वो हम मेटल्स जो है जो कि काफ़ी प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते हैं, वो हम अपने देश में उस दिशा में अगर हम रिसर्च करें तो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इकोनॉमी में बड़े हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन को स्टोरेज की ज़रूरत है। वैसे ही बैटरीज की ज़रूरत है। बैटरीज अभी तो सारी दुनिया लिथियम आयन पर निर्भर है, लेकिन हमारे यहाँ R&D तो हो सकता है कि हम अकेले या विश्व में और लोगों के साथ मिलके कोई नई तरीके की बैटरीज का इजाद कर सके जो कि लिथियम आयन पर डिपेंडेंट ना हो। तो रिसर्च के क्षेत्र में एक संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिसर्च हो रहा है फॉर्च्यून 500 कंपनीज में और हमारे ही युवा कर रहे हैं। तो अगर उनको हम अलग से अवसर दें, चैलेंजेस दें, धन लगाएं, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन में भी टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अशोमा, क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी भी दौड़ की शुरुआत हो और स्टार्ट अगर आप बहुत अच्छा हो तो फाइनल लाइन, जो फिनिश लाइन है, वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन एनर्जी सेक्टर में कहा जाता है कि जो मल्टी रिले हर्डल रेस के तौर पर होती है कि अगर आप हर स्टेज को उस तरीके से क्रॉस करते हुए नज़र आते हैं तभी आप फाइनल मुकाम तक पहुँचते हैं। वो हर्डल्स किस तरीके से आप देखते हैं और उनसे बचते हुए जो फिनिश लाइन है उसको टच करने का फॉर्मूला क्या हो सकता है? सबसे पहले तो कविन, एनर्जी सेक्टर में कोई भी निवेश बहुत लॉन्ग टर्म होता है। फॉसिल फ्यूल में तो खासकर बहुत ही ज़्यादा, लेकिन रिन्यूएबल्स में भी वो लॉन्ग टर्म है। और इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स जो है, इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स का एक जो दौर है, जो विस्तार हो रहा है, वो और भी होते रहना चाहिए, क्योंकि इनमें रिटर्न्स इमीडिएटली नहीं आएंगे, आने में समय लगेंगे। इसमें जैसे कहते हैं डीप पॉकेट्स की ज़रूरत होता है और इन्वेस्टमेंट्स में जितना मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपने जिक्र किया वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनीज अगर दोनों मिलाकर साथ में चलेंगे तभी जाके ये सेक्टर में प्रगति, इस सेक्टर में कामयाबी सिद्ध होती है। दूसरी बात यह है कि ये सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में टेक्नोलॉजी इतना जल्दी बदलता है कि निवेश के साथ साथ R&D
इसको अपनाना ही नहीं, बल्कि अभी तो R&D में सबसे ऊपर में रहना बहुत जरूरी है। भारत में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो अभी नजर में आ रहा है, और ये मैं मानता हूँ सबसे बड़ा मेजर डेवलपमेंट है, NTPC ने अपने एनुअल रिपोर्ट में साफ कह दिया है कि 2032 तक वो अपने आप को रिन्यूएबल सेक्टर से ही पावर प्रोड्यूस करेगा। NTPC जैसे कंपनी जब इतना बड़ा एक स्टेप्स लेते हैं तो निश्चित ही भारत के एनर्जी क्षेत्र में ये एक सबसे बड़ा बदलाव लाएंगी। NTPC, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों कंपनी और साथ में क्लीन कोल के केस में कोल इंडिया का जो अभी स्टेप्स लेने हैं, और सरकार ने जो ऑक्शन किए हैं नए कोल माइंस का, कि नए इंडस्ट्री नए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, ये तीनों चीजें मुझे लगता है बहुत बड़ा स्टेप है सेक्टर में गति लाने। चौथा चीज जो अभी अजय शंकर जी बोल रहे थे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में इस वक्त प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हुआ है और वो बहुत अच्छा है भारत में कि इंडियन ऑयल, ONGC, रिलायंस, ये तीनों कंपनी, साथ में अदानी भी, ये सारे कंपनियां एनर्जी हाइड्रोजन क्षेत्र में, जो कि एकदम ही नया चीज है, और हाइड्रोजन में दो चीज आता है, एक तो कार्बन कैप्चर का चीज है, दूसरे साथ में हाइड्रोजन का डेवलपमेंट। ये सारी चीजें भारत के लिए, वही जो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी में आगे रहने के लिए सक्षम करते हैं। क्योंकि एनर्जी सेक्टर एक ऐसा चीज है जहां पे दूसरे लोग आपको आके सहायता करेंगे, इसका चांसेस कम रहता है। तो देश को अपने ऊपर भरोसा रखना और अपने ऊपर अपने आप पैसा खर्च करना बहुत जरूरी है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 और भारत के संदर्भ में क्या कुछ कहा गया है, क्या खूबियां बताई गई हैं और किन कदमों की तारीफ की गई है, और क्या बड़े चैलेंजेस, चुनौतियां रास्ते की हो सकती हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में अपनी राय रखने के लिए आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।